हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुटेक। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है आयनिक बॉन्ड। सो स्टार्ट करते हैं। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ओके, अच्छा, आयनिक बॉन्ड मतलब क्या होता है? आयनिक मतलब क्या होता है? आयंस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ओके, कैटायन एंड एनायन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। ओके, कैटायन का फॉर्मेशन होगा, देन एनायन का फॉर्मेशन होगा, फिर दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, उसे हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। अच्छा, तो आयनिक बॉन्ड जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है हमेशा। क्या होता है, जैसे मेटल है और एक हमारे पास नॉन मेटल है, तो मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और नॉन मेटल गेन करेगा इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। आपको पता होगा पॉजिटिव मतलब होता है कैटायन और नेगेटिव मतलब होता है एनायन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ऐसे होगा, मीन्स मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो बॉन्ड बन जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम NaCl का। फॉर एग्जाम्पल Na, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब 281। ओके, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसका ऑक्टेट भी हो जाएगा कंप्लीट, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद Cl को ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, Cl को देगा तो Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वैसे? 287, लेकिन ये इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288 और इसके ऊपर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। दोनों आयन का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद क्या होगा, Na और Cl के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मीन्स Na ने एक आयन दिया और Cl ने उस आयन को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद फिर उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और दोनों ने मिलके बना दिया NaCl। अब बात ये आ जाती है कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया, इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके आउटर शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। दोनों का ऑक्टेट फुलफिल हो रहा है, तो ये दोनों फिर बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? ओके, तो सोडियम जो है ये भी गैसियस फॉर्म में है और क्लोरीन जो है ये भी गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, दोनों गैसियस फॉर्म में होते हुए गैसियस फॉर्म में है, स्टेबल हो गए हैं, लेकिन गैसियस फॉर्म में कोई भी एटम गैसियस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकता है, तो इसीलिए वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। गैसियस से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और फिर ये मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेबल हो गए, ज़्यादा स्टेबल हो गए।
गैसेस फॉर्म में, इस फॉर्म में भी स्टेबल है, लेकिन इससे ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं। जब वो बॉन्ड बना लें और NaCl बना लें तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे और ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो इसीलिए ये बॉन्ड बना रहे हैं। ओके, एक्चुअली में बॉन्ड NaCl में कोई बॉन्ड होता ही नहीं है। कभी भी आपने NaCl ऐसे नहीं देखा होगा। आप हमेशा मतलब आयनिक बॉन्ड कभी भी हम ऐसे डंडा लगा के शो नहीं करते हैं। हमेशा हम जैसे NaCl लिख दिया, हम ऐसे ही लिखेंगे, मतलब साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। उसी को हम बोल देते हैं कि आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड मैं आपको छोटा सा समरी में बता देती हूँ। आयनिक बॉन्ड जो दो आयन्स के बीच में फॉर्म होता है, कैटायन जो पॉजिटिव होता है और एनायन जो नेगेटिव होता है, दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये बॉन्ड जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके कारण इन दोनों मेटल के ऊपर कैटायन आ जाता है और नॉन मेटल के ऊपर एनायन आ जाता है। और ये दोनों कैटायन एनायन जो है, इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, या इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच का मतलब Na और Cl के बीच का डिफरेंस कितना होता है, मीन्स कितनी दूर रहते हैं, बहुत पास रहते हैं, बहुत पास रहते हैं और इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू ए कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसी के अंदर एक टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। अच्छा, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो लूज, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। और इलेक्ट्रोवैलेंसी को हमेशा हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा ग्रुप 1 एलिमेंट्स देख लें हम। ग्रुप 1 में आ जाता है हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, हेलिना की, ये सारे जो है मीन्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे जो आ जाते हैं ये हमारे ग्रुप 1 में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले एटम्स जो रहते हैं इनके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाती है 1। देन अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो इसमें हमारा आ जाता है
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देते हैं और अपना ऑक्टेट फुलफिल कर देते हैं, तो इनकी वैलेंसी हो जाती है 2। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें फिर अगर हम बात करें ग्रुप 3 में, फिर हम बात करें अगर ग्रुप 13 की, ग्रुप 2 से ग्रुप 13 जो है ये डी ब्लॉक में आता है, इसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम नॉर्मल जो है हमारी, हम उनकी बात कर लेते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स जो होते हैं। तो ग्रुप 13 में आ जाता है हमारा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलेनियम वगैरह। तो इनके आउटर शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देते हैं, इसके कारण इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाती है 3। देन अगर हम ग्रुप 14 की बात करें तो ग्रुप 14 में फॉल होता है कार्बन, सिलिकॉन वगैरह। तो इनके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ना देना चाहेंगे ना लेना चाहेंगे, ये तो शेयरिंग पे बिलीव करते हैं। तो ग्रुप 14 जो है इसकी बात हम नहीं करेंगे बिकॉज इसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रुप 15। ग्रुप 15 में हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह। इनके आउटर शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। ठीक है, तो इनका -3 नहीं, हम इसको प्लस से डिनोट करते हैं, तो कितना हो जाएगा इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी? 3। फिर हम आ जाते हैं ग्रुप 16 पे। ग्रुप 16 पे हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह। तो इसमें क्या होता है, इनके आउटर शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लेना चाहेंगे, लेकिन इनको भी हम क्या 2 से डिनोट करते हैं, मीन्स इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 2। ग्रुप 17 में अगर हम आ जाएं तो ग्रुप 17 में आ जाता है हमारे पास हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह जो होते हैं। तो इनके आउटर शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाती है 1। तो ये होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। अगर हम बात करें जो हमारे ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक की अगर हम बात करें तो ये डी ब्लॉक में फॉल करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये वाले जो इसके जो एटम्स होते हैं, ये मतलब इनका कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंसी इनकी फिक्स नहीं रहती। अगर हम आयरन की बात कर लें तो आयरन की वैलेंसी +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है। सो इनकी जो रहती है, इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी जो रहती है वो फिक्स नहीं रहती है, इसलिए इसका हम कुछ नहीं बोल सकते। बट ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15 और 16 में जो होती है उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो ये था इलेक्ट्रोवैलेंसी का कॉन्सेप्ट और आयनिक बॉन्ड का। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन आयनिक बॉन्ड। ओके, कुछ एनर्जीज में इन्वॉल्व होती हैं आयनिक बॉन्ड्स में, आयनिक बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो। ओके,
तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है आयनिक बॉन्ड में, क्या होता है? कैटायन होता है, कैटायन का फॉर्मेशन होता है, एनायन का फॉर्मेशन होता है, फिर दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो कैटायन में हम सोच लें कि एक मेटल है, ठीक है, और एक हमारे पास नॉन मेटल है। तो मेटल एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, मेटल से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये मिलके क्या बना देंगे? आयनिक बॉन्ड। मिलके ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इधर पे लिख देती हूँ M+X, मेटल प्लस नॉन मेटल क्या बना देंगे? दोनों मिलके आयनिक बॉन्ड बना लेंगे, इसके कैटायन और एनायन मिलके। तो मेटल से जब इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो जो एनर्जी लगेगी, तो एनर्जी क्या मतलब? एनर्जी लग रही है मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो एनर्जी जितनी लग रही है, जितनी कम लगे उतना अच्छा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। ओके, तो इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेने में एनर्जी रिलीज होती है और इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगती है। ठीक है, तो एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा मैक्सिमम हो उतना अच्छा है। ठीक है, एनर्जी भाई, एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा ना। ठीक है, तो जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो कौन सी एनर्जी रिलीज होगी? तो एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ओके, अभी इधर पे क्या हुआ? इधर पे इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, उसे हमने बोला आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम लगे उतना अच्छा है। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितनी मैक्सिमम हो उतना अच्छा है। फिर मेटल और नॉन मेटल में दोनों में बॉन्ड फॉर्म होगा। जो बॉन्ड फॉर्म होगा दोनों में, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। ओके, तो लैटिस एनर्जी रिलीज जो होगी, लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। मीन्स एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी उतना ही बॉन्ड को मतलब बनने में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको अलग करने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी जो है ये ज़्यादा होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो
लैटिस एनर्जी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा अगला वीडियो इसी के ऊपर होगा। इसके अंदर हम बॉर्न हैबिट साइकिल भी पढ़ेंगे। सो अभी हम इसमें एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ लें कि एग्जाम्पल जैसे NaF हो गया, NaCl हो गया, NaBr हो गया और NaI हो गया, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछ लें कि इसमें सबसे ज़्यादा आयनिक मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड किसका होगा? विच वन हैव स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, स्ट्रॉन्ग किसका आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग हो, तो बॉन्ड जो है आयनिक बॉन्ड जो है मेटल और नॉन मेटल में फॉर्म होता है, ठीक है। तो मेटल जितना ज़्यादा मेटेलिक हो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और नॉन मेटल जो है जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक हो उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको इस वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करनी है, ठीक है। तो सोडियम है, मीन्स हमारे पास मेटल जो है वो तो सिमिलर है। तो हम अगर नॉन मेटल की बात करें तो ये हैलोजन वाली सीरीज़ आ जाती है, मीन्स ग्रुप 17 फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे उतना ही मतलब क्या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कम होगा, सॉरी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो वो कम होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। जितना नीचे जाएंगे ग्रुप में हम जितना नीचे जाएंगे उतना ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कम होगा। और इधर पे मतलब नीचे मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, नॉन मेटेलिक कम हो जाएगा, नीचे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा हम ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाएंगे। तो इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा फ्लोरीन का। तो क्या इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? NaF जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। देन NaCl, देन NaBr, देन NaI। तो आप ऐसे आंसर कर सकते हो इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका एक तरीका और होता है, उसमें हम फजांस रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आगे पढ़ेंगे हम फजांस रूल। अभी हमने फजांस रूल नहीं पढ़ा है। तो सिंपली अगर आपको पता करना है कि आयनिक बॉन्ड किसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो आप ये चीज़ टेस्ट कर सकते हो कि मेटेलिक कैरेक्टर चेक कर लो या तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर चेक कर लो। तो इधर पे हमारा मेटल जो है वो सिमिलर है, सोडियम हर जगह सिमिलर है, और नॉन मेटल जो है वो अलग है। तो हमने नॉन मेटल को कंपैरिजन करके देख लिया। तो उसमें क्या होता है कि जब हम नीचे तरफ जाते हैं, ग्रुप में नीचे तरफ जाते हैं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो घटता जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेटेलिक होगा, सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा फ्लोरीन में, इसलिए फ्लोरीन जो होगा ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, ओके। अब देख लेते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो अब इसके अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, इसके हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं आयनिक बॉन्ड की। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट सॉलिड ही होगा। मेटल और नॉन मेटल जब बॉन्ड बना रहे हैं तो गैसियस फॉर्म में बना रहे हैं, लेकिन दोनों कंबाइन करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो फिजिकल स्टेट इनका सॉलिड होगा। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होगा।
क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है और उसमें लो नहीं होगा, हाई होगा। हाई क्यों होगा? क्योंकि आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है और उसे अलग करके इवापोरेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट लगेगी, उसको बहुत हीट करना पड़ेगा, तब जाके वो मतलब उनके बॉन्ड टूटेगा और वो मतलब इवापोरेट होंगे। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है इसका, आयनिक बॉन्ड का। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कंडक्टिविटी। दे आर बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर क्यों होंगे? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल ले लें हम Na और Cl का, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो चार्जेस जो हैं वो मतलब मूव ही नहीं कर पा रहे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है मतलब कि उनका मतलब मोशन ऑफ चार्जेस, उसको ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब NaCl, अब आयनिक बॉन्ड में मोशन ही नहीं हो रहा है चार्जेस का, तो कंडक्टिविटी फिर लो, बैड ही कंडक्टर होगा। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आयनिक बॉन्ड जो है उसकी कंडक्टिविटी बैड रहती है। लेकिन अगर इनको हम मेल्टिंग पॉइंट में देखें, मेल्टिंग स्टेट में देखें या एक्वस सॉल्यूशन में डाल दें इनको, तो ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको बॉईल करेंगे तो इसके जो चार्जेस होंगे वो थोड़े लूज़ हो जाएंगे, लूजली बॉन्ड हो जाएंगे, तो उसमें चार्जेस की थोड़ी मूवमेंट होने लग पड़ेगी, जिसके कारण कंडक्टिविटी जो होगी उसकी गुड कंडक्टर हो जाएंगे, अच्छे कंडक्टर हो जाएंगे। ये Ag नहीं है, एक्वस है। और एक्वस सॉल्यूशन में भी जैसे अगर हम पानी में फॉर एग्जांपल अगर हमने एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वैक्यूम में रखा, एयर में रखा, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वही अगर हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में डाल दें उन चार्जेस को, तो उनके बीच का अट्रैक्शन जो होगा वो 81 टाइम्स कम हो जाता है। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में भी उनका जब चार्जेस थोड़े थोड़े मूव करने लगेंगे उसमें भी, तो फिर कंडक्टर गुड कंडक्टर हो जाएंगे। तो मेल्टिंग स्टेट में और एक्वस स्टेट में ये जो है आयनिक बॉन्ड जो है वो गुड कंडक्टिविटी शो करते हैं, बट ऐसे वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है और फिजिकल स्टेट इनका सॉलिड होता है। इसके बाद एक नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो होती है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। अब अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड की, तो उसमें तो कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। चलो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उसमें स्ट्रक्चर तो कुछ होता ही नहीं है, तो आइसोमरिज्म तो उसमें शो ही नहीं होगा। आइसोमरिज्म कोवेलेंट बॉन्ड्स में शो होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आइसोमरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शो होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए हमारे कार्बन, कार्बन कार्बन में बॉन्ड होगा तो कार्बन कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, तो इसमें शो होगा आइसोमरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, लेकिन आयनिक बॉन्ड्स में मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड में शो होगा, लेकिन आयनिक बॉन्ड में आइसोमरिज्म शो नहीं होगा। हाँ, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म शो होगा।
आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड नियरली सेम आयंस में जो डिफरेंस होगा वो नियरली मतलब सेम होना चाहिए, उनको हम आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास NaCl है और MgCl है, ओके, तो एटॉमिक साइज जो है वो नीचे नीचे जाते समय जल्दी बढ़ता है। मीन्स जब हम डाउन टू द ग्रुप मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, और अगर हम लेफ़्ट साइड मतलब मूव करेंगे, साइड बाय साइड अगर हम मूव करेंगे तो बहुत ही धीरे धीरे एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो इनके एटॉमिक साइज में बहुत ही कम डिफरेंस है। तो ये क्या, ये आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे। ठीक है, सो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ आयनिक बॉन्ड की। होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरे आज का वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे आगे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लैटिस एनर्जी डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर बॉर्न हैबर साइकिल्स जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।